तो हम पढ़ते थे सुभाष चंद्र राजस्थान जी की आज के सेशन में रिवाइज करेंगे। शुरू करते हैं आज का सेशन हमेशा की तरह। एक बार क्या होता है, एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, अजीब सी कहानी लेकिन फिर भी। एक बार क्या होता है कि एक साधु महात्मा भाषण दे रहे होते हैं और वही बीच में बच्चा उठ के कहता है कि मुझे सूसू जाना है। तो उसकी माँ कहती है बेटा तुम ऐसे क्यों कहा, तो मतलब ऐसा नहीं कहना था तुमको। तो महाराज जी बहुत परेशान होते, बहुत नाराज हो जाते हैं और कहते कि बीच सभा में ऐसे कहना ठीक बात नहीं, तुम्हारे बेटे को समझा लो, ऐसे नहीं कहा करें, ऐसा करो कि कुछ और कोट शब्द सुन लो, कुछ और कोट शब्द चुन लो। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप ही बताइए हमको क्या कोट शब्द चुना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा कहो कि ऐसा कहो इसको कि जब भी कहीं ऐसे बीच माहौल में कहीं जाना होना तो कहा करो कि गाना गाना है। तो उसने ऐसा डिसाइड कर लिया कि गाना गाने का ना। एक दिन किसी 2-4 सालों के बाद वही साधु महात्मा उसके घर मेहमान होते हैं। तो बच्चे को छोड़ के वो कहीं जाती है, रात को उसके साथ रहता है। वो कहता है कि साधु तो नहीं कहेगा वो कहता है कि दादाजी वगैरह कुछ भी, महात्मा जी मुझे गाना गाना है। तो परेशान हो गए ना, बार बार गाना गाना। अजीब सी स्टोरी सुनते जाओ, बस गाना गाना ऐसे कहे जा रहा, मतलब बार बार मुझे गाना गाना। तो वो कहता पागल हो गई कि तुम बीच रात में उठ के कोई गाना गाता है कि पहले सुबह उठ के गा लेना, खूब गा लेना। उसने कहा कि नहीं, मुझे अभी गाना है और ये गाना ऐसे कि मेरे से निकल जाएगा अगर आपने नहीं मुझे अनुमति दी, मतलब मुझे नहीं ले चलना, मतलब मेरा गाना नहीं सुना ना आपने, तो ये निकल जाएगा। तो उसने कहा ये कौन सा गाना, ये किस कैटेगरी का गाना है जो मतलब गाते नहीं हम, ऑटोमेटिक निकलता है। उसने कहा कि हाँ, और मैं कई बार गाता हूँ, दिन रात में कई बार गाता हूँ, कई मरतबा गाता हूँ, 3-4 बार तो गाना ही पड़ेगा। आप मम्मी मुझे रोज गवाती है, मम्मी ने मुझे सिखाया है वगैरह वगैरह, पता नहीं अजीब बातें करने लगे। उसको कुछ समझ नहीं आना। तो उसने कहा ऐसा करो कि पहले तो उसने बहुत मना करा कि तुम्हें समझ नहीं आता कि वगैरह वगैरह। और ये बात मैं बताती हूँ पहले। तो उसने कहा कि ठीक है ऐसा करो, मेरे कान में धीरे से गा लेना ताकि बता। उसने कहा कि अगर मैं ये गाना गाऊंगा ना, तो अगर गाना नहीं गाने दिया ना आपने, मुझे मना कराना, तो पूरे बिस्तर पर गाना ही गाना हो जाएगा। ऐसा करके वो मतलब कहीं जा रहा है, सुसु को गाना कह रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो उसने कहा अल्टीमेटली उसने मतलब बहुत ज्यादा जिद करी, ऐसे करके उठ जोर आ रहा था उनको, है ना। देखो पापाओं को जोर आता है, मम्मियों को नहीं आता है। तो ऐसे करके फिर उन्होंने कहा ठीक है मेरे कान में डालो। तो उसने जब कान में गाया तो क्या हुआ, वही होना था जो वही होगा जो होना था। पूरा बिस्तर गीला हो गया, ठीक है। और साधु महात्मा तो जरूरत से आग बुबले हो गए। उन्होंने कहा कि ये गाना, एक चपाट पानी बच गए। कहा कि तुम अक्ल वक्ल है कि नहीं। उसने कहा कि आपने तो कहा था गाना गाना। ये कहानी पता है किस सेंस में, ये नाम बदल के मतलब सुसु को गाना कहना, ये कहानी किस सेंस में पता है, गीता भगवत गीता के सेंस में। हम पूछते हैं ना कि भगवान कहाँ है, क्यों है, कैसे वगैरह। तो मैं जानती हूँ कि आपको क्या मतलब स्पिरिचुअलिटी की बातों से, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे यही याद है यहाँ है, आप तो मेरा सुनना पड़ेगा, आपको क्या करूँ, ठीक है। तो हम कोई पूछता है ना कि हम दुनिया क्यों बनाई, भगवान क्या है, कहाँ है, क्यों है ना, कैसे दिखते हैं वगैरह वगैरह। तो ये क्वेश्चन कितना नॉनसेंस से क्वेश्चन है। आपको क्या करना, भगवान कैसे दिखते हैं, क्या दिखते हैं, भगवान को देखो मुझे कुछ नहीं पता ना आपको पता है, तो क्यों इस फालतू के क्वेश्चन में लगना। अंडा पे लिया एक मुर्गी पे लिया, ये क्यों करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, पता नहीं क्यों। हमें मजा आता है पता है ऐसे, जिन सवालों के जवाब नहीं ना उनको खरीदने में मजा आता है, क्योंकि पता है किसी के पास जवाब है तो नहीं, ठीक। तो अपना देख लो, अपने आप को साध लो, अपने आप को संभाल लो, बस इतना ही काफी है, ठीक है। कोई जीवन का कोई प्रिंसिपल बना लो कि आप सबसे अच्छा फील करते हो। देखो भगवान क्या सबसे, देखो मैं कैसे कह सकती हूँ भगवान ये, लेकिन मुझे जो लगता है कि मैंने अपने जीवन का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस कब करा, मुझे ये कि यही बार बार महसूस करना है। आपके जीवन का कोई तरीका तो होगा ना मुझे ऐसे लाइफ जीने। तो मैंने तो ये चुना कि मैंने देखो 18 साल के होने से पहले मुझे कुछ अक्ल नहीं दे सकता। उसके बाद कुछ अक्ल आई कि कुछ है ना, सबसे ज्यादा खुशी मुझे तब मिलती, सबसे ज्यादा एक्सट्रीम खुशी तब मिलती जब मैं दूसरों को हंसता हुआ देखती हूँ। मेरी वजह से कुछ दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट आती। तो फिर उस दिन से मैंने ठान लिया कि हमेशा कुछ भी करूँ दूसरों के लिए करूंगी। और ये वीडियो बनाने का मकसद भी इसलिए कि मैं एक लाइन भी पढ़ूं दूसरों के काम है तो क्या जाता है ना। तब से मेरे जीवन में बहुत बदलाव आ गया। शुरू करते हैं आज का सेशन। कुछ भी ठान लो आप भी जीवन का मकसद। पहले पता है क्या था, बहुत भाषण देने लगूंगी यार। एक मिनट थोड़ी बात, पहले पता है क्या था, मेरे लिए समय बहुत कीमती था। मैं समय एक सेकंड भी उधर हो जाता तो मैं इतनी रोती थी। मैंने समय को आधार मान लिया था। फिर मैंने अपने आप से पूछा कि क्या है टाइम कोई ऐसी चीज हो सकती है जिसको मैं हमेशा पकड़ के चल सकूं। मैं हमेशा खोजना चाह रही थी, मैं क्या ऐसा खोजूं जो जीवन का आधार हो जाए, मतलब यूं हो जाए कि ये मुझे करना है। मैंने एक चीज चुनना चाह रही थी, मैं जीवन को कोई डायरेक्शन देना चाह रही थी। तो मुझे कुछ समझ नहीं पड़ा। मैंने कहा कि मैं समय क्यों करूं, कि समय को मैं कभी ये नहीं करूंगी, ये क्या चीज है वैसे भी। फिर मैंने कहा कि यार क्या है ऐसा, मुझे कुछ बोले नहीं पड़ा। फिर अंततः मुझे लगा कि मुझे दूसरों के लिए जीना है यार, मुझे अपने लिए जीना ही नहीं, मुझे मतलब ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं पड़ा था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, है ना। एक फेज आया, उसके बाद मुझे पता ही नहीं चल रहा था क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे जीना है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अपने लिए जीना है कैसे लाइफ को आगे बढ़ाना, कुछ समझ नहीं पड़ा था। उस दिन से डिसाइड करा कि मुझे अपने लिए जीना ही नहीं, मुझे दूसरों के लिए जीना है। हर एक सेकंड मेरा दूसरों के लिए होना चाहिए। मैं खाना खा रही हूँ तो बस ये सोच के खाऊं कि इतना खा लूं कि दूसरों के लिए काम कर पाऊं, ऐसा खाऊं कि जो दूसरों के लिए मेरे बॉडी को हेल्दी रख पाए। तब से जीवन में बहुत बदलाव हो गया, बहुत बदलाव, पूरी जिंदगी बदल गई। शुरू करते हैं आज का सेशन। बहुत भाषण दे दिया मैंने, 4 मिनट हो गए। कहाँ से पढ़ रहे थे मैं, तो रिवाइज करना है हमको, साइंस को रिवाइज करना, वो भी सिर्फ और सिर्फ आधे तक रिवाइज करना है ना। जितने भी टॉपिक पढ़े उसके आधे तक रिवाइज करेंगे साइंस को। कहाँ तक पढ़ना है, साइंस, ये तो गणित है।
कितने टॉपिक की 1 2 3 1 2 3 1 2 3 9 टॉपिक है ना। तो अपन ऐसा करेंगे आज थोड़े से ज्यादा ले लेंगे। 9 के आधे कितने हो जाएंगे 4 4.5 है ना। तो 4.5 पूरा आधा ही हो रहा है तो पूरा आधा ही करें, डबल गति तक आधे तक पढ़ेंगे। ठीक है, निकालते हैं इंशाल्लाह। सिर्फ और सिर्फ रीडिंग करेंगे, आज का रिविजन का सेशन है। ठीक है, देखते कितने पेज पढ़े, कितने सेशन लगेगा अपने। एक पेज एक बार में पढ़े ना। कहाँ से अमृत तो ये तो पहला टॉपिक से ये रहा। ठीक है, कितने यहाँ से लगा कर यहाँ तक क्या गति लगा रहा है ना। लास्ट बहुत पेज है मेरे हिसाब से, तो बहुत हो जाएंगे अभी। बहुत कहाँ है गति, कहाँ है गति में आधे तक पढ़ना है। गति 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 कहाँ है भाई, ये रहा गति। इसको आधे तक पढ़ना है। कितना है एक चैप्टर, एक ही पेज है तो यहाँ तक पढ़ लेंगे, यहाँ ठीक सेंटर तक पढ़ लेंगे। इतने पेज पढ़ेंगे उनको। तो ऐसा करते हैं अपन एक बार में 2 पेज पढ़ेंगे। ठीक है, रीडिंग करते हैं जितने भी स्लोट लगे एक बार में 2 पेज पढ़ेंगे। आधे पेज यहाँ तक इसको शुरू करते हैं ना। तो सिर्फ रीड करते जाना है, सिर्फ और सिर्फ रीड करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखो जब आपको कोई चीज बहुत ज्यादा स्पेसिफिक बहुत अच्छी तरीके से करनी है तो उसको बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिफाई बनाए कि आप करेंगे, अपने आप कहिए कि ये करेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं करेंगे, बस ये करेंगे तो इसको ईमानदारी से करेंगे। आपने कहा रीडिंग करेंगे तो रीडिंग ईमानदारी से करो, उसमें समझने मत लग जाओ, ये भी बेईमानी होगी। ठीक है, ये ईमानदारी नहीं होगी। आपने कहा रीडिंग करनी मतलब सिर्फ रीडिंग करके आगे बढ़ जाओ। ठीक है, हमने सारा मैंने कहा रीडिंग करनी मतलब सिर्फ रीडिंग करेंगे, हमने सारा क्लाउड और ये जो ABCD अल्फाबेट इनको छोड़ देंगे। ठीक है, हमने सारा क्लाउड भी पढ़ेंगे। ऐसे जो लेटिन जो ऐसे से बनाया अर्थ का खटा हुआ प्रदेश जिसको जो स्वाद में खटा होता है वो नीले लेटमेंस को लाल कर देता है। और शुद्ध विचारधारा है आर्हेनियस का आलिम। तो कोशिश करूँ मैं थोड़ा सा स्पीड बोलूं ताकि आपको समझ आए चीजें। ठीक है, तो आर्हेनियस है ना। आर्हेनियस का आयनिक सिद्धांत अम्ल पदार्थ है जो कि जल में खुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। और ब्रॉन्ज स्टेट और लोरे का सिद्धांत अम्ल पदार्थ है कि जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटीन प्रदान करने की क्षमता रखता है। अम्ल से प्रोटीन के निष्कासन के पश्चात शेष युग्म क्षार कहलाती है। लेविस तथा इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है अम्ल वह पदार्थ है जिसमें इलेक्ट्रॉन का एक निर्जन युग्म स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। इसमें लेविस अम्ल होता है। सामान्यतः इसे सभी धाराएं लेविस अम्ल होते हैं। और अम्ल के गुण होते हैं अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, अच्छे प्रबल अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं। उनके जली विलयन लेटमस और मेथिल ऑरेंज को लाल कर देते हैं। अम्ल का पीएच मान से बना होता है। अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण जोर बनाते हैं। उदासीकरण अभिक्रिया और धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोकार्बोनेट से अभिक्रिया करके अम्ल संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। धातु ऑक्साइडों से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। अम्ल नाइट्रोजन से भूरे रंग की सल्फर डाई से तथा सल्फाइड से मुक्त करते हैं। और अम्लों की प्रकृति संचारक होते हैं। और महत्वपूर्ण बिंदु अम्ल संचारण टीन तथा स्टील से बिक्रिया नहीं करते, इसलिए इसे रसोई घर के बर्तनों पर टीन के पड़ाए जाते हैं। बर्तन स्टील के बनाए जाते हैं। जब नींबू का रस को बेकिंग सोडा मिलाया जाता है तब अभिक्रिया के साथ बुलबुलों के रूप में गैस उत्पन्न हो जाती है। कोका कोला दूसरे मृदु पेय का खट्टा और तीखा स्वाद फॉस्फोरिक अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है। वह अम्ल जीवाणु तथा कवकों की वृद्धि को करता है। मृदु पेय में उत्पन्न फिश ध्वनि का कारण पेयों में उपस्थित कार्बनिक अम्ल का बुलबुलों में अपघटन माना जाता है। प्रमुख अम्ल के स्रोत है उनकी विधि तथा उपयोगी अम्ल है। प्राकृतिक स्रोत है औद्योगिक निर्माण की विधि तथा उपयोगी सिट्रिक अम्ल माना जाता है। खट्टे फल नींबू संतरा माना जाता है। और कच्ची शर्करा के माना जाता है। खाटे पदार्थों में दवा निर्माण में धातु की सफाई में कपड़ा उद्योग में एसिडिक अम्ल माना जाता है। फलों में रसों में सुगंधित तैलों में सिरके से एसिटिन में खट्टे खाद्य पदार्थ बनाने में एसीटोन बनाने में विलायक के रूप में फार्मिक अम्ल लाल चींटियां हैं, बरों में है, बिच्छू में है, फलों को संरक्षित जीवाणु नाशक के चमड़ा उद्योग रबड़ के स्कंदन में ऑन से ऑक्सीडिक अम्ल सारल है, वृक्ष टमाटर पालक है, सोडियम फार्मेट में फोटोग्राफी में चमड़े में कपड़ों की सफाई करने में रंगों में कपड़ों से सही के हटाने में मेलिक अम्ल आ जाता है। सेवा कला संतरे का छिलका आलू का जल सौंदर्य प्रसाद उनकी त्वचा की सुरक्षा में प्रयुक्त उत्पादों में बेंजोइक अम्ल घास पत्ते मूत्र है, बेंजोइक क्लोराइड है, दवा है, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में नाइट्रिक अम्ल फिट करी हुए शोरम पाया जाता है। और साल्टपेटर तथा वर्कलैंड अर्क के प्रक्रम के द्वारा फोटोग्राफी में अम्लज बनाने में औषधि उर्वरक बनाने में करा जाता है। अम्ल है प्राकृतिक स्रोत औद्योगिक निर्माण की विधि उपयोगी सल्फ्यूरिक अम्ल है, हरा सीसा कक्ष संपर्क विधि मानी जाती है। संचारक बैटरी बनाने में विस्फोटक निर्माण में रंग व औषधि के निर्माण में पेट्रोलियम के शोधन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल माना जाता है। अम्लराज बनाने में अभिकर्मक के रूप में रंग औषधि के निर्माण में टार्टिक अम्ल माना जाता है। इमली अंगूर कच्चे आम माने जाते हैं। लैक्टिक अम्ल माना जाता है। दही खट्टा दूध वगैरह मेलिक अम्लों का चाय अन्ना से अंगूर है। अस्कॉर्बिक अम्ल आंवले में पाया जाता है। ग्लूकोटिक गेहूं में पाया जाता है। टेनिस चाय में पाया जाता है। ब्लू टायरिक मक्खन में पाया जाता है। कार्बोनिक अम्ल जो वो शीतल पेय व सोडा वाटर में पाया जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य अनानास में सिट्रिक तथा मेलिक अम्ल उपस्थित होते हैं तथा अंगूर में मेलिक तथा टार्टिक अम्ल 3:2 के रेशो में मौजूद होते हैं उपस्थित होते हैं। नेटल एक शाखी पदार्थ जिसमें पत्तों में डंगनुमा बाल होते हैं जिनके शरीर में छूने से डंग पैदा हो जाता है। एक ऐसी स्टेज आती है जब आपको पढ़ना और अर्थ समझना ये इन दोनों में भी अंतर लगने लगता है। पढ़ना मतलब इतनी फाइन कंडीशन में पहुंच जाता है कि आपको लगता है कि पढ़ने का काम मतलब सिर्फ पढ़ना है, अर्थ पे नहीं जाना है। उतने फाइन कंडीशन में पहुंच जाता है एक समय के बाद। नेटल एक शाखी पादप माना जाता है जिसके पत्तों में डंगनुमा बाल होते हैं जिसके शरीर में छूने से डंग जैसा दर्द होता है। इन बालों से मेथिलोनिक अम्ल का स्राव होने के कारण दर्द होता है। और एक्वाइडेजिया माना जाता है 3 भाग है 1 भाग है। यह सिल्वर और स्वर्ण को पृथक करने में प्रयुक्त होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को आयल ऑफ विट्रोयल तथा अम्लों का राजा कहा जाता है। इसका उपयोग कर बैटरियों में करा जाता है। अचार हमेशा कांच के जार में रखा जाता है। अचार में उपस्थित अम्ल धातु आपको एक बात तो ऐसे भी दिख जाएगा क्या? अगर मैं लाइट ऑफ कर दूं तो भी दिख जाएगा क्या?
दिख रहा है क्या? ऐसे ही दिख रहा है यार आपको, जब तक मैं कैमरे की लाइट ऑन नहीं करूँ तब तक तो आपको अच्छे से नहीं दिखेगा। ठीक है, तो कैमरे की लाइट ऑफ नहीं करूंगी मैं, ठीक है, ऑन ही रखूंगी। ठीक है, तो आचार में ऊपर से अम्ल धातु ऑन ही रखूंगी, क्योंकि आप, मेरा मकसद क्या है आपको समझ आए, मैं क्यों पढ़ रही हूँ आपको समझ आए, है ना। आचार हमेशा कांच के जार में रखा जाता है और आचार में ऊपर से अम्ल धात्विक बर्तन की धातु से अभिक्रिया कर सकता है। अम्लों का वर्गीकरण कार्बनिक व खनिज अम्ल माने जाते हैं। कार्बनिक अम्ल, एसिडिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, हाइड्रा अम्ल, ऑक्सी अम्ल है, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल। देन क्षारक वे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है, वे स्पर्श में साबुन जैसे होते हैं। ये लाल लिटमस विलन को नीला, मेथिल ऑरेंज को पीला तथा फिनेप्थोलिन को गुलाबी कर देते हैं। क्षारक संबंधित विचारधारा है आर्हेनियस का आयनिक सिद्धांत है। क्षारक वे पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्सिलिक देते हैं। देन बोस्टल का सिद्धांत क्षारक के गुणी आयन होते हैं जो प्रोटॉन लेने की क्षमता रखते हैं। लेविस का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्षारक पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी प्रदान करने की क्षमता होती है। देन क्षारक के गुण स्वाद में तिखार कड़ा होता है। क्षार छूने से साबुन जैसा चिकना होता है। प्रबल क्षार विद्युत का सुचालक माना जाता है। अम्ल से क्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। क्षार में तेल तथा गंधक घुलने की क्षमता होती है। और जो क्षार है वो कार्बनिक पदार्थों को नष्ट कर देते हैं। लवण के घोल में डाले जाने पर क्षार प्राय धातु के हाइड्रोक्साइड को अवक्षेपित कर देते हैं और केवल कुछ धातुओं के साथ क्रिया करके क्षार हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते और जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। देन क्षारकों को पीएच 7 से अधिक माना जाता है। क्षारकों को उपयोगी देन कैल्शियम 255 ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड माने जाते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र और उपयोग है विरंजक चूर्ण में, कंक्रीट तरल प्लास्टर में, मिट्टी की अम्लता को दूर करने में, चमड़े की बाहरी सतह के बाल साफ करने में, देन जल को मृदु करने में। देन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है जिसे मिल्क को मैग्नीशियम कहते हैं, प्रति अम्ल के रूप में चीनी उद्योग में। देन पेट की अम्लता को दूर करने में। इसकी ट्रिक भी पढ़ेंगे अपन, हाँ ट्रिक्स भी पढ़ेंगे, जो भी हमने लिखा है वो सब पढ़ेंगे। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा आ जाता है। इसका उपयोग जैसे साबुन के निर्माण में, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण, कपड़ा तथा कागज उद्योग में शुद्धि के निर्माण में, कर कारखानों की सफाई में। देन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है जैसा कास्टिक पोटाश आता है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, मुलायम साबुन के रूप में तथा जैसी गैसों के अवशोषक के रूप में। देन कैल्शियम ऑक्साइड है बिना बुझा चूना सूत्र आ जाता है इसका। दिन मकान बनाने में कार्य के रूप में। देन कास्टिक सोडा निर्माण में। देन सोडियम कार्बोनेट निर्माण में। गुण के निर्माण में मैग्नीशियम ऑक्साइड आ जाता सूत्र आ जाता है इसका। फिर औषधि के निर्माण में। देन रबड़ के पूरे के रूप में। बायोलोरो के उपयोग में। अमोनियम हाइड्रोक्साइड है जिसका सूत्र आ जाए खिड़की में कांच आदि की सफाई करने में आ जाता है। और कंक्रीट का जाते कंक्रीट मिट्टी में रंजन ने पानी डाला देने में आ जाता है। और मुझे तो मीठा व खट्टा दोनों ही पसंद है और बीमार होने के बावजूद भी कपड़े व घर की सफाई करी और प्रयोगशाला में गैसों पर नाजुक प्रयोग होते हैं। और रंजन ने सफेद कॉस्ट्यूम पहनकर मकान का काम किया। देन बाई ने रबड़ देखकर पेड़ की पहचान कर ली। देन क्षारकों का वर्गीकरण आयनीकरण के आधार है। प्रबल क्षारक वे अपने जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित होते हैं और यह अपने जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होते हैं। और जल में उदाहरण भी लेके नहीं पड़ेंगे। जल में विलयता के आधार पर जल में विलय क्षारक होते हैं। जल में विलय क्षारक होते हैं जिन्हें क्षार कहते हैं। और जल में अविलय क्षारक जल में अविलय नहीं होते हैं। देन सूचक वे पदार्थ जिनका रंग अम्ल क्षार और अम्ल अथवा क्षार को मिलाने पर परिवर्तित हो जाता है उसे सूचक कहते हैं। यह किसी विलयन की क्षारीय अम्लीय प्रकृति की सूचना मात्र देता है। फिनोल्फथालीन अम्ल के विलयन में रंगीन होता है जबकि क्षारीय विलयन में इसका रंग लाल हो जाता है। मेथिल ऑरेंज अम्ल के विलयन में लाल तथा क्षारीय विलयन में पीला हो जाता है। और हल्दी भी एक प्राकृतिक सूचक है। देन करक्यूमिन की उपस्थिति के कारण इसका रंग पीला माना जाता है। तनुकरण जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर H+ या H- आयनों की साध्यता प्रति इकाई आयतन में कम हो जाती है और इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। और जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। तो सांद्र अम्ल या सांद्र क्षारक को सदैव धीरे धीरे जल में मिलाते हुए मिलाना चाहिए। जल और बफर विलयन है ऐसा विलयन जिसमें किसी अन्य अम्ल या क्षार की थोड़ी सी मात्रा मिलाने पर अपनी अम्लता या क्षारता में बिना किसी विशेष परिवर्तन किए उसे अवशोषित कर लेता है। बफर विलयन कहलाता है। देन सोडियम एसिटेट अम्ल का मिश्रण एक प्रभावी बफर विलयन माना जाता है। अम्लीय वर्षा मानी जाती है। वर्षा की पीएच का जल जो है वर्षा के जल का पीएच जो होता है 5 से कम हो जाता है। अम्लीय वर्षा तो वो अम्लीय वर्षा कहलाती है। वायु में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा वर्षा के जल के साथ घुलकर क्रमशः कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल बनाती है। और यह अम्लीय वर्षा इमारतों, भवनों, पौधों, जंतुओं, फसलों पर भी फसलों के लिए नुकसानदेह मानी जाती है। देन लवण है वे पदार्थ जो जल में आयनित होकर ये बनाते हैं किसी अम्ल या क्षारक की विक्रिया स्वरूप बनते लवण कहलाते हैं। और अम्ल और क्षारक की विक्रिया उदासीनकरण अभिक्रिया कहलाती है। और लवणों के गुणधर्म में प्राय ठोस अवस्था में होते, गलना कुछ होता है, जल में घुलनशील होते हैं, जलीय विलयन उदासीन होता है, स्वाद में तीखे होते हैं, लिटमस के प्रति उदासीन होता है, लिटमस पेपर के साथ कोई क्रिया नहीं करते, जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है, आयनिक यौगिक होते हैं। और लवण में एक धनायन और ऋणात्मक होता है, pH 7 होता है। और विलयन अम्लीय, क्षारीय, उदासीन हो सकता है। लवणों का वर्गीकरण सामान्य लवण है और लवणीय लवण है, क्षारीय लवण है और मिश्रित लवण है और द्वि लवण माने जाते हैं। सामान्य लवण वे लवण जो कि अम्ल और क्षारक के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप बनते हैं। प्रबल अम्ल प्रबल क्षार के मिलाने से प्राप्त उदासीन विलयन सामान्य लवण कहलाता है। अम्लीय लवण वे लवण जो कि क्षारक के द्वारा किसी अम्ल के अपूर्ण उदासीनीकरण के फलस्वरूप बनते हैं अम्लीय लवण कहलाते हैं। और प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार को मिलाने से प्राप्त विलयक अम्लीय लवण कहलाते हैं। देन क्षारीय लवण ज्यादा किसी अम्ल या अम्ल द्वारा क्षारक के आंशिक उदासीनीकरण के फलस्वरूप बने हुए लवण को क्षारीय लवण कहते हैं। और दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल को मिलाने से प्राप्त विलयन क्षारीय लवण कहलाता है। देन मिश्रित लवण जाता है वे लवण जो एक अम्ल या दो क्षारों द्वारा अथवा एक क्षार के दो अम्लों द्वारा उदासीनीकरण के फलस्वरूप बनते मिश्रित लवण कहलाते हैं। ऐसे लवण जिनमें एक से अधिक अम्लीय या क्षारीय सूचक उपस्थित हो मिश्रित लवण कहलाते हैं।
हैं। देन द्विक लवण वे लवण जो दो सामान्य लवणों के विलयन के वाष्पन के फलस्वरूप बनते हैं, द्विक लवण कहलाते हैं। और सामान्यतः बस थोड़ा सा पढ़ेंगे 5 मिनट। और दो सामान्य लवणों से मिलकर दो सामान्य लवणों से निर्मित लवण द्विक या युग्म लवण कहलाता है। और उनका अस्तित्व केवल ठोस अवस्था में पाया जाता है। इसमें रवा जल भी रहता है और इसमें लवणों का अनुपात निश्चित होता है। द्विक लवण जल में घुलकर दो प्रकार की धातु आयन निर्गत है। और देन पोटाश अलम है, देन फिटकरी है, देन संकर लवण है। देन वे लवण जो दो यौगिकों के विक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं तथा बनने वाले लवण के गुण प्रयुक्त यौगिकों के गुणधर्म भिन्न होते हैं और संकर लवण कहलाते हैं। और इन लवणों में उनके अवयवी आयन अपनी पहचान खो देते हैं। देन पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, देन पोटेशियम मर्क्यूरी आयोनाइड है, देन डाई एमिनो, देन सिल्वर क्लोराइड। देन महत्वपूर्ण दुर्बल अम्ल के लवण माने जाते हैं। जली विलयन अम्लीय माना जाता है। देन दुर्बल अम्ल प्रबल अम्ल के कारण है और लवण है। और जली विलयन क्षारीय पीएच मान सेवन से कम होता है या सेवन से अधिक होता है। प्रबल अम्ल प्रबल क्षार के लवण होते हैं। जली विलयन उदासीन पीएच मान 7 होता है। देन लवणों के उपयोग सोडियम क्लोराइड है, देन सोडियम बाइकार्बोनेट, देन सोडियम कार्बोनेट। सामान्य से लवण चट्टानी नमक समुद्र से प्राप्त और खनिज के रूप में प्राप्त किया जाता है। भोजन का आवश्यक खाद्य पदार्थ परिरक्षण प्रयुक्त होता है। देन सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा, इसका उपयोग बेकिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा प्लस टार्टनिक बनाने में किया जाता है। टार्टरिक अम्ल बनाने में किया जाता है। बेकिंग सोडे में जल मिलाकर गर्म करते हैं तो ये अपनी गैस निकलती है। जैसे पाव रोटी या केक बनाने में भी खमीर होता है। इसका प्रयोग प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है। और इनो इसका प्रमुख घटक यही है। और इनो का प्रमुख घटक यही है। इसका प्रयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट है धोने का सोडा, इसका उपयोग कांच साबुन कागज के उद्योगों में किया जाता है। और जल की स्थायी कठोरता हटाने में और अपमार्जक के निर्माण में, कपड़ों की शीश को धुलाई में उसका उपयोग बोरक्स के निर्माण में भी किया जाता है। ये था फर्स्ट सेशन। मिलता है अगले सेशन में, तब तक के लिए चाहिए। कास्टिक सोडा इसको साबुन बने। कितने स्लोप लगेंगे देखिए ना। 2 3 और 4 स्लोट और लगेंगे। फटाफट से रीड कर। कास्टिक सोडा इसको उपयोग साबुन और फर्नीचर बनाने में, कागज बनाने में, रंगीली चादी बनाने में किया जाता है। इसको उपयोग बॉक्साइट आयस्क सोडियम धातु से निष्कर्षण पेट्रोलियम नाइट्रोजन चूरा नाइट्रेट, इसका उपयोग आतिशबाजी साबुन बनाना, गन पाउडर बनाने में, कांच उद्योग में, उद्योग में करा जाता है। कॉपर सल्फेट मिलाता होता है। इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में विद्युत लेपन में लगाई छपाई में कॉपर की शुद्धिकरण में किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड विरंजक चूर्ण, इसका उपयोग पेयजल को जीवाणु मुक्त और रोगाणु मुक्त करना, कपड़ों विरंजन या क्लोरोफॉर्म के निर्माण में, रासायनिक उद्योग में किया जाता है। पोटाशियम में इसका उपयोग जल में शुद्धिकरण और औषधि के निर्माण में, खून को बहाने से रोकने में, रंगाई उद्योग में तथा चमड़ा उद्योग में किया जाता है। अमोनियम क्लोराइड का नुस्खार, इसका उपयोग अमोनियम उर्वरक निर्माण में, शुष्क लेकलांजी के सेवन बर्तनों पर कलाई करने में, टाका बनाने में तथा कपड़ों की रंगाई में किया जाता है। कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं जिसको गर्म करके बनाया जाता है। इसका उपयोग प्लास्टर बनाने में, दंत चिकित्सा में, मोतिया खिलौने बनाने में, अग्निशमक रोधी वस्तु बनाने में, साँचे फर्श पुटी में किया जाता है। सोडियम थायोसल्फेट हाइड्रो, इसका उपयोग फोटोग्राफी में, नेविगेटर में, स्थायीकरण में, सोना चांदी के निष्कर्षण में किया जाता है। देन पीएच इसकी ट्रिक हो जाएगी, ये चित्र ध्यान रखेंगे। पीएच तापक्रम तथा पीएच का दैनिक जीवन में महत्व है। किसी भी विलयन में उपस्थित अम्लीय तत्व को दर्शाते हुए पीएच का आंदोलन का उपयोग करा जाता है। यहाँ पी एक जर्मन चतुर्भुजांक सतह शक्ति का सूचक अर्थात एच हाइड्रोजन आयनों और 09 सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच स्केल बनाया था। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के घातांक को पीएच कहा जाता है तथा हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लॉगरिथम लघुगणक पीएच कहलाता है। चूंकि पीएच विलयन में मुक्त आयन नहीं होते हैं, ये जल योजक होकर हाइड्रोजनित आयन बनाते हैं, अतः मान निम्न होता है। आयनों की सांद्रता जितनी अधिक होगी पीएच का मान उतना कम होगा और मान 0 से 14 के बीच में होता है यदि, और 7 से कम विलयन अम्लीय, देन 7 विलयन उदासीन, देन 7 से अधिक विलयन क्षारीय, और 0 से लगाकर 3.5 प्रबल अम्ल, 3.5 से लगाकर 7 दुर्बल अम्ल, 7 लगाकर 7 जो का उदासीन विलयन और 7 10.5 दुर्बल क्षार, देन 10.5 14 प्रबल क्षार। उदासीन जल के लिए तथा आयनों की सांद्रता मोल लीटर होती है और इसकी पीएच होगी। देन कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का पदार्थों का पीएच मान है। देन बैटरी अम्ल का 1 है, आमाशय का 2 है, नींबू के रस का 2.2 है, सीरिया का 2.4 है, शराब का 2.8 है, संतरे के रस का 3.8, टमाटर का जूस का 4.2 है, बीए का 4.5 है, कॉफी का 5 है, देन अम्लीय वर्षा जल 5.6, मानव मूत्र 6 है, देन दूध 6.4 है, देन लार 6.8 है, देन आंसू 7.3 है, देन रक्त 7.4 है, देन अंडा 7.9 है, देन समुद्र जल 8.4 है, देन वजन 8 है, देन बेकिंग सोडा 8 है, दाउन सोडा 9 है, देन पानी 12.5, देन सोडियम हाइड्रोक्साइड 14 माना जाता है। देन पीएच को दैनिक जीवन में महत्व मनुष्य और पशुओं में पीएच शरीर में होने वाली जैव रासायनिक क्रिया अधिकतम क्रियाएं पीएच वर्ग 7.8 की होती है। यदि पीएच में थोड़ा सा परिवर्तन क्रियाओं पर बुरा असर डाल सकता है। असर उदर में अम्लता है, जब हमारे उदर में जलन निर्गत का अनुभव होता है तो इस प्रकार नामक जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अधिक मात्रा में बनना मान जाता है। मसाला खाने से
अधिक उदर से छुटकारा पाने के लिए प्रति अम्ल दुर्बल चार्ज जैसे मिनट ऑफ मैग्नीशियम को प्रयोग करा जाता है। उदर में अम्ल की अधिक मात्रा प्रदर्शन करता है। अम्लीय वर्षा जल शुद्ध माना जाता है, परंतु प्रदूषकों के पानी का 5.6 से कम हो जाता है तो हम उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। और वर्षा जल नदी से लेकर खेतों की मिट्टी तक को प्रभावित करता है। इस प्रकार इसमें फसल जीव से लेकर पूरा पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित होकर वायुमंडल में उपस्थित क्रमशः कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल बनाती है। कीड़ों करने की मधुमक्खी, चींटियां, मकोड़े के डंक से त्वचा में दर्द जलन होता है। ये जलन डंक से स्रावित मधुमेह अम्ल या कार्बनिक अम्ल के कारण होता है। उसी समय क्षारीय लवण जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट और केलेमाइन का उपयोग उस स्थान पर किया जाता है जो अम्ल का प्रभाव उदासीन करते हैं। दंत क्षय मुख्य की पीएच की साधारणतः 6.5 के करीब होती है। खाना खाने के पश्चात मुख में उपस्थित जीवाणु दांतों में लगे भोजन से क्रिया करके अम्ल बनाते हैं। जो क्रिया मुख की पीएच 5.5 से कम होने पर दांतों के एनिमल का क्षय होने लगता है। अतः भोजन के बाद दंत मंजन एवं क्षारीय विलयन से मुख की सफाई करनी चाहिए। मृदा की पीएच का मान ज्ञात करने के लिए मिट्टी में बोई जाने वाली वस्तुओं का चयन किया जाता है और तथा उपयुक्त उर्वरकों का प्रयोग निर्धारित किया जाता है जिससे अच्छी फसल की प्राप्ति हो। यदि मृदा अम्लीय हो तो इसे बिना बुझा चूना या क्लिक लाइम मृदा क्षारीय हो जाती है जिसे जिप्सम का चूर्ण मिलाया जाता है। कुछ राज की बातें हैं। वायु में संपर्क में आने पर ताजे भूमि जल पीएच हल्का सा घट जाता है क्योंकि वायु में उपस्थित जल में घुलकर दुर्बल अम्ल बनाती है। जब क्षारक को क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है, अम्ल विलयन में मिलाया जाता है तो विलयन का पीएच बढ़ जाता है, लेकिन अम्ल को क्षारीय विलयन में मिलाने पर विलयन का पीएच घट जाता है। यदि प्रबल अम्ल जैसे कि को समान तुल्यांक के प्रबल क्षारक जैसे कि में मिलाया जाता है तो उदासीनीकरण के साथ विलयन का पीएच 7 हो जाता है। जब किसी विलयन को जल में घुलाकर तनुकृत किया जाता है तो उसका पीएच घट जाता है। पीएच 6 वाले विलयन को तनुकृत करने पर इसका पीएच घट जाता है और यह अम्लीय ही रहता है क्योंकि जल में आयनीकरण बढ़ जाता है। केले की वृद्धि की प्रकृति क्षारीय होती है तो यीस्ट की वृद्धि को रोकता है। यही कारण है कि दूधिया दूध के डिब्बों में केलों को पत्थर रखते हैं। मानव शरीर सामान्यतः 7.8 मान के बीच कार्य करता है। रक्त में उपस्थित फास्फोरिक हमारे शरीर में अम्लीकरण क्षारीयता के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। एक्वाइरिजिया है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है सांद्र नाइट्रिक अम्ल 3 अनुपात में 1 के अनुपात में मिलाए पर प्राप्त ताजा मिश्रण एक्वाइरिजिया कहलाता है। ये गोल्ड प्लेटिनियम को गलाने में समर्थ होता है। एक्वाइरिजिया उपभोक्ता द्रव होने के साथ प्रबल संचारक की कुछ अम्लों की प्राकृतिक नाम है एसिटिक अम्ल विनेगर इसको सिरल कहते हैं। देन अस्कार्बनिक आंवला खट्टे फल प्याज में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल संतरा नींबू खट्टे फल आदि में पाया जाता है। मेलिक अम्ल से में पाया जाता है। देन टार्टिक अम्ल इमली नींबू कच्चा ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर पालक चने की और लेक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही व खट्टा दूध में पाया जाता है। मेथनोइक अम्ल फार्मिक अम्ल चीटी व नेटिव के पौधों एक पेज और पढ़ेंगे तो यौगिक का मिश्रण है। एक पेज और पढ़ना है। द्रव्य पदार्थ ब्राह्मण में सभी जिसके पास द्रव्यमान हो और स्थान के अलावा द्रव्य कहलाता है। वास्तव में ब्रह्मांड का निर्माण द्रव्य से होता है। ब्रह्म अतः ब्रह्मांड में वह सभी कुछ जो पदार्थ नहीं है द्रव्य माना जाता है। विराट में पूर्ण द्रव कणों से मिलकर बना होता है जिसका आकार अत्यंत छोटा होता है और द्रव के कणों की विशिष्ट स्थान पर द्रव कण गतिशील एक दूसरे के संपर्क एक दूसरे आकर्षित करते हैं। द्रव की अवस्था है भौतिक अवस्था के आधार पर द्रव को 3 भागों में बांटा गया। ठोस है द्रव्य गैस है ठोस अवस्था है। द्रव की अवस्था जिसमें उसका आकार रहता है निश्चित होता है। कुर्सी में पत्थर है ठोस आकार पदार्थ का आकार रहता है निश्चित होता है। ठोस अवस्था में द्रव के कण आपस में निकट होते हैं तो इनका घनत्व अधिक होता है। ठोस में पाए जाने कणों के मध्य उच्च अंतरावणु का आकर्षण पाया जाता है जिससे बहुत पास मौजूद होते पदार्थ की ठोस अवस्था में कणों से बहुत कम होता है। प्रबल अंतराणु गोलों के कारण ठोस अवस्था बड़ी कठोर उच्च घनत्व उच्च गलनांक होता है। ठोसों का वर्गीकरण 2 भागों में विभाजित किया। क्रिस्टल ठोस में उपस्थित अवयवी कणों का क्रम सुनिश्चित होता है अर्थात क्रिस्टल समान आकृति नियमित ज्यामिति वाले होते हैं। सोडियम क्लोराइड क्वार्ट्ज हीरा ग्रेफाइट और क्रिस्टल इसमें उपस्थित अवयवी कणों की व्यवस्था का क्रम अनियमित होता है। क्रिस्टल आकृति होते हैं जैसे कांच रबर प्लास्टिक आदि और क्रिस्टलीय ठोसों की आवासीय ठोस होता है। अतिशीतित द्रव्य भी कहा जाता है। द्रव्य की व्यवस्था जिसमें पदार्थ का आयतन निश्चित होता है लेकिन उसका आकार निश्चित नहीं होता अर्थात जिस पात्र में डाला जाता है उसी प्रकार ग्रहण कर लेता है। उदाहरण जल कोल आदि गुणधर्म में ठोस अवस्था का आकार निश्चित हुआ अनिश्चित आयतन निश्चित होता है। इसका घनत्व ठोस से कम लेकिन गैस से अधिक होता है। ठोस की तुलना में इसके कण दूर होते हैं। द्रव्य में संपीड़ितता बहुत ही कम पाई जाती है। द्रव्य में अवयवी कणों के मध्य अंतर कम पाया जाता है लेकिन यह गैस से अधिक होता है। ठोस से कम होता है। द्रव्य के कणों में गैस से कम लेकिन ठोस से अधिक होता है और यह अवस्था कठोर नहीं होती है। वो इसमें बहने का गुण पाया जाता है और इससे बहने वाला द्रव्य तरल पदार्थ कहते हैं। गैस की व्यवस्था जिसमें ना तो निश्चित आकृति तो नहीं आयतन होता है जिस पात्र में रखा जाता है उसका आकार वायतन ले लेता है परंतु जैसे कि वायु हाइड्रोजन ऑक्सीजन गुणधर्म में गैस का आकार वायतन निश्चित होता है और गैस का घनत्व बहुत ही कम होता है और इसमें संपीड़ितता बहुत कम पाई जाती है अर्थात जब इनको दबाया जाता है तो इनका आकार परिवर्तित हो जाता है। देन गैस के अवयवी कणों के मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल के बराबर हो पाया जाता है और यही कारण है कि गैस के कण दूर उपस्थित होते हैं। गैस के कणों के मध्य विचलन बहुत अधिक होता है। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित अत्यधिक हो जाती है जिसके कारण वे कण आपस में एक पात्र की दीवारों से भी टकराते हैं और यही कारण है कि गैस पात्र की दीवारों पर दबाव डालती है। द्रव की अवस्थाओं का अंतर निरूपण है। 1 मिनट रुकेंगे। तो
अंत परिवर्तन है द्रव की अवस्थाएं अंत परिवर्तित होती है। द्रव की अवस्थाओं में परिवर्तन ताप और दाब में परिवर्तन से किया जा सकता है। एक और पेज पढ़ेंगे बस ये। पिघलना है, वाष्पीकरण है, देन वाष्पीकरण, देन ऊर्ध्वाधर, देन निक्षेपण है, देन ठोस है, देन द्रव, देन घनत्व, देन जमना है। पिघलना है गलने की प्रक्रिया अर्थात ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को पिघलना कहते हैं। गलनांक की साधन तो वायुमंडलीय दाब पर हो, तापमान जिस पर ठोस का पिघलकर द्रव में बदलना गलन या पिघलना कहलाता है तथा इस निश्चित ताप को ठोस का गलनांक कहा जाता है। पदार्थ जो पिघलने पर संकुचित होते हैं उन पर दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक कम हो जाता है, जैसे बर्फ है, दवा है, लोहे और बिस्मित पाना तथा जो पदार्थ जो पिघलने में प्रसारित हो जाते हैं उन पर दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक बढ़ जाता है। सामान्यतः अशुद्धि मिलाने से गलनांक बढ़ जाता है और जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलती बर्फ में कुछ नमक शोरा आदि मिलाने से बर्फ का गलनांक कम हो जाता है और ऐसी मिश्रण को हिम मिश्रण कहते हैं और इसका उपयोग कुल्फी, आइसक्रीम आदि बनाने में किया जाता है। जमना इस प्रक्रिया द्वारा जब द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। हिमांक के निश्चित ताप पर द्रव का ठोस में बदलना हिमांकीकरण कहलाता है तथा इस निश्चित ताप को द्रव का हिमांक कहते हैं। जब प्राय गलनांक और हिमांक बराबर होते हैं वाष्पीकरण इस प्रक्रिया में गर्म करने पर द्रव तीव्रता से गैस में परिवर्तित हो जाता है तथा क्वथनांक से तापमान पर द्रव क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। संघनन इस प्रक्रिया में गैस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। क्वथनांक के निश्चित ताप पर द्रव का वाष्प या गैस में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। इस निश्चित ताप को द्रव या का क्वथनांक कहते हैं। ताप बढ़ाने में द्रव क्वथनांक, अशुद्धि मिलाने से भी द्रव क्वथनांक बढ़ता है। देन प्रेशर कुकर के अंदर जब खाना बनाते हैं उच्च दाब होता है तब 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर उबलता है। इस कारण प्रेशर कुकर में खाना कम समय पक जाता है। ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब सामान्य से कम होता है तब कम ताप पर द्रव्य का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है अर्थात जल 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर ही उबलने लगता है। यही कारण है कि ऊंचाई पर खाना बनाने के लिए अधिक समय लगता है। देन ऊर्ध्वाधर प्रक्रिया जिसमें ठोसों को गर्म करने पर ठोस द्रव अवस्था परिवर्तित हो जाता है। बिना ठोस अवस्था में सीधे गैस तथा ठंडा होने पर सीधे गैस में वापस ठोस बदल जाता है। इस प्रकार के पदार्थ पदार्थ कहलाते हैं। कपूर है, आयोडीन है, नेफ्थलीन है, अमोनियम क्लोराइड है, देन नोसदार है, एंथ्रासीन है। और ठोस CO2 को उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है और एक वायुमंडलीय दाब पर ठोस अवस्था से गैस में परिवर्तित किया जाता है। यही कारण है कि ठोस को शुष्क बर्फ कहते हैं। देन नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसे पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं और गलन की गुप्त ऊष्मा है। देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी में डाल सकते हैं। अब डालने के लिए 80 कैलोरी की ऊष्मा की आवश्यकता होगी तो 100 ग्राम 80 ग्राम आवश्यकता होगी तो बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान 80 कैलोरी प्रति ग्राम है। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 100 डिग्री C पर 1 ग्राम पानी को 100 डिग्री C पर भाप में बदलने के लिए 540 कैलोरी की ऊष्मा की आवश्यकता होगी। पानी के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मान 540 कैलोरी प्रति ग्राम है। उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है। दोनों का ताप 100 डिग्री सेल्सियस होता है क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस के जल की अपेक्षा 100 C के भाप की गुप्त ऊष्मा का मान अधिक माना जाता है। द्रव के प्रकार में तत्व मिश्रण तत्व बहुत सूक्ष्म होता है जिसे ओवन में विभाजित किया जा सकता है जिसमें उपस्थित सभी परमाणुओं का हाइड्रोजन क्रमांक समान हो, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, तन तत्व पारा है, ऑक्सीजन है। तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर धातु बांटा जाए। वे तत्व जो धातु है वे धातु सामान्य अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्यागकर धनायन बनने की प्रवृत्ति है। तो सामान्यतः ठोस और इनमें अघात गुण पाया जाता है। असामान्यतः पारदर्शी उच्च घनत्व उच्च गलनांक वाले। ये हमने पहले पढ़ लिया था वैसे ये वाला पोर्शन। ये था आज का पूरा सेशन। मिलते हैं इसे कि सेकंड सेशन में मिल जाएगी। ये दोनों पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। भाप आसवन है। इस विधि में उन कार्बनिक पदार्थों को शुद्धिकरण किया जाता है जो कि जल में अविलय होते हैं परंतु गर्म करने पर वाष्पित हो जाते हैं। मेथिल अल्कोहल और एसिल्डिहाइड्रेट एसीटोन एथिल अल्कोहल आदि का पृथक्करण इस विधि में करते हैं। ऊर्ध्वपातन किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर द्रवित हुए सीधे वाष्पीकृत हो जाता है तो इस घटना को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपातित कहते हैं जैसे कपूर, आयोडीन, नेफ्थलीन, नेत्रोसिन, अमोनियम क्लोराइड, व्यंजक अम्ल जो पदार्थ जल को अलग करने की इस विधि का प्रयोग करते हैं। नमक तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को पृथक करने तथा आयोडीन तथा पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण को आयोडीन पृथक करने में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। निस्यंदन में यदि किसी द्रव में कोई ठोस पदार्थ निलंबित होता है तो उसे अलग करने के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं। निलंबित कणों के अनुसार अलग अलग निस्कंदन छनोत्तर का प्रयोग करते हैं। धरती पर जमा जल इस विधि से स्पंदित होकर पृथ्वी की ऊर्ध्व परतों से होता हुआ धरातल से नीचे पहुंचता है और प्रयोगशाला में किसी विलयन से प्राप्त अवक्षेप
को फिल्टर पेपर द्वारा निष्पादित किया जाता है। वर्ण लेखन किसी मिश्रण के विभिन्न संगठनों की अवशोषित होने की क्षमता अलग अलग होती है तथा किसी अवशोषक वस्तु पर अलग अलग स्तरों पर अधिशोषित हो जाते हैं। फलतः आपको रीडिंग करनी, कुछ नहीं सोचना है, बस रीडिंग करेगा। फलतः वह पृथक हो जाते हैं और अधिशोषक के रूप में अधिशोषक कागज या सिलिका की ठोस सतह आदि का प्रयोग किया जाता है। लाल व नीले इंक के मिश्रण को शुद्ध द्वारा पृथक किया जा सकता है। इस विधि का प्रयोग उन विलय पदार्थों को पृथक करने में होता है जो एक प्रकार के विलायक में घुले होते हैं और प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट पृथक करने में नए रंगों को कहने में तदर्थ सूचन निश्चित ड्रग्स को पृथक करने की इस विधि का प्रयोग किया जाता है। अब केंद्र ने जब द्रव में मौजूद कण इतने छोटे होते हैं कि चाणक्य द्रव के छिद्रों को पार कर जाए और ऐसे मिश्रणों को जब तेजी से घुमाया जाता है तो भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर रह जाते हैं। इसे अब केंद्र कहते हैं। प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र की जांच के लिए, दूध के उत्कीर्ण के लिए वांछित मशीन ने भीगे कपड़ों से जल निकालने के लिए अवसाधन और निस्सारण किसी दवा और अघुलनशील पदार्थ के मिश्रण को पृथक करने हेतु विधि का उपयोग किया जाता है। इस मिश्रण को चरण छोड़ देने पर अघुलनशील पदार्थ के कण नीचे बैठ जाते हैं और भारी कणों के नीचे बैठने की प्रक्रिया को अवसाधन कहते हैं। ऊपर से द्रव को अलग करना निस्तारण कहलाता है। उपयोगी जल में मिट्टी के मिश्रण को अलग करने में, तेल और जल के अघुलनशील मिश्रण को अलग करने में, पृथक करने में, शुद्ध धातु के दौरान लोग पृथक करने पराश्रण है। जब दो भिन्न सांद्रताओं के विलयन एक अर्ध पारगम्य झिल्ली से अलग किए गए हों तो विलायक के अणु झिल्ली को पार कर कम सांद्रता वाले विलायक से अधिक सांद्रता वाले विलायक की ओर गति करता है। इस प्रक्रिया को परासरण कहते हैं। किशमिश के दाने जल में रखने पर फूल जाते हैं। और विपरीत परासरण है जब अशुद्ध जल को शुद्ध जल की शुद्ध करने की प्रक्रिया है और इसमें जल में विद्यमान अशुद्धियों जैसे कि विभिन्न खनिज, आयन आदियों इत्यादि को अलग करने के लिए विपरीत परासरण प्रक्रिया अपनाते हैं। विपरीत परासरण के लिए परासरण दाब के विरुद्ध दाब सिद्ध किया जाता है। प्रमुख विलायक विलेन है, जल है, चीनी है, नमक, नूरतार, अमोनियम, लवण है, ईथर है, मोम है, तेल है, चर्बी है, नित्था है, बावर है, एल्कोहल है, कपूर जमुना है, डार्क आयोडीन है, वॉशिंग है, पोलिश है, कार्बन और टेट्राक्लोराइड है, वसा, घी, तेल, कार्बन डाइसल्फाइड, फॉस्फोरिक गंधे, दाबिन का तेल, पेंट पर रेजिन है। और बॉयल का सिद्धांत है स्थिर ताप पर गैस की निश्चित मात्रा का दाब उसके आयन के विक्रमपति का नियम होता है। उसके बाद चार्ल्स का नियम है। स्थिर दाब पर एक गैस की अनिश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। नीतांक के ग्लूसे का नियम स्थिर ताप आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके परम ताप के अनुपात समानुपाती होता है। आवेगाद्रो का नियम है। ताप और दाब की सामान्य परिस्थितियों में समान आयतन वाली गैसों के अणुओं की संख्या समान होती है और एक मोल गैस में अणुओं की संख्या आवेगाद्रो संख्या के बराबर होती है। एक मोल गैस का मानक ताप एवं मानक दाब एवं आयतन सदैव होता है। आदर्श गैस है कि गैस को रॉयल चार्ल्स और गैसुले को आवेगाद्रो नियम का पूर्णतः पालन करती है और आदर्श गैस कहलाती है। यह गैस काल्पनिक गैस मानी जाती है। आदर्श गैस समीकरण रॉयल चार्ल्स गैस आवेगाद्रो के नियम से डाल्टन का आंशिक दाब सिद्धांत किसी भी अक्रियशील गैसों के मिश्रण का कुल दाब प्रत्येक गैस के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। ग्राहम का गैस विसरण नियम है। किसी गैस के विसरण की दर उसके मोल द्रव्यमान के वर्गमूल के उत्क्रमणवाती होती है। तो थीटा बराबर 1/m है स्क्वायर में। मोयर का द्रव्यमान है और ग्राहक के विसरण दर नियम के प्रयोग से समानार्थियों को पहचान ली। एक गुच्छा बना रखा है यहाँ पे और यहाँ पे हमने कुछ ट्रिक बना रखी है ना, रिवर्स से अनुपात है और इसे अंग्रेजी में कुछ लेकर का है। यहाँ भी उन्होंने कुछ ट्रिक बनाई जिनको याद रखें। उसके बाद पृथ्वी पर जाने वाले ऑक्सीजन कौन से माने जाते हैं? ऑक्सीजन में सिलिकॉन, एल्यूमिनियम 46 से 26, 27, 81 है। लोहा है, कैल्शियम, सोडियम में 5%, 3.2% के आसपास है। पोटेशियम, मैग्नीशियम द्रव्य है तो ये अपने 2%, 1% के आसपास है। और ओसा लक्ष्य को पीएम बना दिया। वो परिवर्तन सबसे अधिक मात्रा पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन, सबसे कम मात्रा पाया जाने वाला तत्व एस्टेटिन है। और प्रोटीन सर्वाधिक मात्रा पाई जाने वाला धातु एल्यूमिनियम, सर्वाधिक मात्रा पाई जाने वाला तत्व नाइट्रोजन मानते हैं। हमारा शरीर की विभिन्न तत्वों की प्रतिशतता का क्रम सबसे ज्यादा ऑक्सीजन माना है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, सल्फर है, सोडियम है, क्लोरीन है, मैग्नीशियम है, लोहा है। तो इन तत्वों के अलावा इन तत्वों को भी शामिल करना चाहिए। उत्पुल पदार्थ वे क्रिस्टलीय यौगिक जो धातु में रखने पर अपना कुछ अथवा संपूर्ण क्रिस्टलीय जल को संवेद दे देते हैं। उत्पुल पदार्थ कहलाते हैं। लो पे जो पढ़ेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये अपने फेरस सल्फेट है, पोटाश अल्बुमिन, सोडियम कार्बोनेट है, आर्द्रताग्राही पदार्थ वे यौगिक जो नम वायु में रखने पर वायु से उसे 1 मिनट समय देखेंगे। तो ये अपने हो गया वायु में रखने पर नमीकरण करके हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड बनाते परंतु संतृप्त विलयन बनाते उद्र आर्द्रताग्राही पदार्थ कहलाते। निर्जन कॉपर सल्फेट बिना भोजन चूना, निर्जन सोडियम कार्बोनेट प्रशोधन पदार्थ हुए क्योंकि जो नम वायु में रखने पर वायु से नमीकरण करके असत विलयन बनाते प्रशुद्ध पदार्थ कहलाते। यौगिकों का यह गुण प्रशोधन करता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, निर्जल हाइड्रोक्साइड। गर्मियों में घड़े से पानी ठंडा रहता है क्योंकि घड़े की सतह पर उपस्थित उन्हें
छिद्रों से जल का वाष्प होता रहता है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया में आवश्यक जल द्वारा आवश्यक जल द्वारा उपलब्ध कराई जाती है और जिससे इसका तापमान गिर जाता है और घड़े का पानी ठंडा हो जाता है। बहुत ठंडे पानी या बर्फ से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें नजर आती है, क्योंकि वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प जब बर्फीले जल से भरे गिलास की चमक जाती है तो अपनी ऊर्जा खोकर द्रव्य में परिवर्तित हो जाती है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में नजर आता है। गर्मियों में सूती कपड़े गंधक का एहसास कराते हैं। देन क्योंकि सूती या काटन एक अच्छा अवशोषक होने के कारण जल के वाष्पीकरण के लिए अधिक पृष्ठ क्षेत्र उपलब्ध कराता है, क्योंकि वाष्पीकरण में आवश्यक ऊर्जा हमारे शरीर द्वारा ली जाती है। अतः हम इन कपड़ों में रात महसूस करते हैं। तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं, क्योंकि जल के वाष्पीकरण से गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को एक पेज बढ़ाना क्योंकि जल के वाष्पीकरण गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतल बना देती है। जब थोड़ा सा नेल पॉलिश रिमूवर या स्पिरिट हाथ पर लग जाता है तो हम ठंडा अनुभव करते हैं, क्योंकि रिमूवर या स्पिरिट हमारे हाथ से वाष्पीकरण के लिए आवश्यक ऊष्मा लेते हैं। पदार्थों में ऊर्जा आयने और क्रियाशीलता के आधार पर ये क्रम है। देन में गैसों के आधार पर पहले द्रव है एज यूजुअल, जैसे पहले द्रव आ जाता है, फिर अपने गैसीय अवस्था, फिर गैसीय अवस्था, फिर स्थानिक अवस्था, और फिर यहाँ पे आ जाएगा कि यौगिक इन दोनों में अंतर आ जाएगा। तो मिश्रण से इसके अवयवी पदार्थों को भौतिक पदार्थों में और पदार्थों जैसे कि छानन वाष्प उत्पादन आदि पृथक किया जा सकता है। यौगिक से इसके अवयवों को भौतिक विद्युत द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। मिश्रण इसके अवयवी पदार्थों के सभी गुणधर्म पाए जाते हैं और यौगिकों के गुणधर्म के अवयव नहीं पाए जाते। मिश्रण का संग्रह निश्चित होता है। मिश्रण का गलनांक और घनत्व और यौगिक का गलनांक घनत्व निश्चित होता है। देन उसके बाद यहाँ देखेंगे अपन विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों के ऐसे समांगी मिश्रण जिनका कोई निश्चित संगठन नहीं होता। विलयन करता विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों के ठोस द्रव या गैस हो सकते हैं कि मिश्रण से बनता है। मिश्रण के प्रत्येक भाग में विभिन्न पदार्थ समान रूप से जो विलियम में जो पदार्थ सर्वाधिक मात्रा में होता है विलयन में उसे विलायक कहते हैं, जिससे उसका तापमान गिर जाता है और घड़े का पानी ठंडा हो जाता है। बहुत ठंडे पानी का बर्फ भरे गिलास की बाहरी परत पर जल की बूंदें नजर आती है, क्योंकि वायु में ये तो पढ़ लिया ना हमने। अभी आ जाते हैं, ये भी पढ़ लिया, दोनों का अंतर पढ़ लिया, यहाँ पढ़ लिया, यहाँ पढ़ना है। तो दूसरे अधिक पदार्थ ऐसे समग्र मिश्रण जिनका कोई निश्चित संगठन नहीं होता विलीन कहलाते हैं। विलयन दो से अधिक पदार्थ में ठोस द्रव या गैस हो सकते हैं कि मिश्रण से बनता है। तो मिश्रण के प्रत्येक भाग में विभिन्न पदार्थ समान रूप से वितरित है। देन विलयन में जो पदार्थ सर्वाधिक मात्रा में हो उसे विलायक जिसमें उसका तापमान गिर जाता है उसे विलेय कहा जाता है। जब घोड़े का पानी ठंडा हो जाता है, अब यहाँ पढ़ते हैं ना, तथा कम मात्रा में उपस्थित पदार्थों को विलेय कहते हैं। और विलयन के प्रकार हैं असंतुलित विलयन, वह विलयन जिसमें विलायक, और वो विलेय जिसमें कंटेंट अच्छा हो। ठीक है, दोनों की मात्रा किसी ताप पर अधिकतम संभाव्य मात्रा में वस्तु होगी। तो ये थे हमारे 2 पेज। मिलते हैं इसी अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। एक पेज कम पड़ जाता है, यहाँ तक पढ़ना था, कोई बात नहीं। अब अगला अपन यहाँ तक पढ़ेंगे। खत्म हो गया, शुरू करते हैं। असंतृप्त विलयन किसको कहते हैं? असंतृप्त विलयन जिसमें विलय की मात्रा किसी ताप पर संतृप्त मात्रा से कम होती है उसे विलयन निकलता है। वास्तविक विलयन वो विलयन जिसमें विलय के कण आणविक होते हैं। इन कणों का व्यास 10 एक कोटि का होता है। इन कणों को अत्यधिक शक्तिशाली प्रभावशाली देखा जा सकता है। वास्तविक विलयन को फिल्टर पेपर से छानकर विलायक विलय को अलग नहीं किया, जिसमें विलायक और विलयन के कणों का आकार लगभग बराबर ही होता है। 2 गैसों का विलयन, चीनी का विलयन, नमक का विलयन, अमोनियम क्लोराइड का जन्म विलयन, पोटेशियम नाइट्रेट का विलयन आदि वास्तविक विलयन के उदाहरण होते हैं। नंबर ये एक विषमांगी विषय जिसमें ठोस के छोटे छोटे कण बूढ़े द्रव्य होते बिना फैले होते हैं। उनमें विलायक के कणों का आकार 10 मीटर होता है। विलयन के कणों का आकार 10.5 होता है। 10.6 होता है। मीटर की कोटि का होता है। निलंबन कणों के कणों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है, जिससे मिट्टी के कणों को जल में डालकर हिलाने से निलंबन मिश्रण बनता है। निलंबन कण कुछ समय बाद पात्र में तली में बैठ जाता है। इन कणों को फिल्टर पेपर से अलग किया जा सकता है। कणों का आकार 10.7 मीटर तथा 10.9 मीटर के मध्य होता है। अर्थात वास्तविक विलयन से बड़ा परंतु नॉर्मल से जुड़ा था। स्टार्च विलयन दूध, चाय, रक्त, साबुन, जल, टूथपेस्ट, जेली, गोंद, कोहरा आदि कोलाइड विलयन को उदाहरण है। तो कोलाइड विलयन समांगी विलयन दिखाई देता है। वास्तव में जो विषमांगी विषय होता है कोलाइड जल केवल शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी देखा जा सकता है। कोलाइड विलयन स्थायी होता है, कुछ समय तक देखने पर तक नहीं किया। कोलाइड कण फिल्टर पेपर से
निकल सकते हैं वो कोलाइडी विलयन उसमें से गुजरने वाले प्रकाश पुंज का प्रकरण करता है। कोलाइड के प्रमुख उदाहरण माने जाते हैं टिंडर पर जब प्रकाश की किरण पुंज को नए कमरे में कोलाइडी विलयन से गुजरते हैं तो विलयन प्रकाश का पत्थर स्पष्ट दिखाई देता है। इसे प्रभाव प्रकाशीय प्रभाव कहते हैं। टिंडर प्रभाव का कारण यह है कि कोलाइडी कण प्रकाश के कोणों को प्रकीर्णन करते कमरे की शिक्षण से प्रकाश आता है। यह सिनेमा हॉल में जब प्रोजेक्टर स्क्रीन में प्रकाश डाला जाता है तो प्रकाश के पथ में बिल्कुल कणों के कारण प्रकाश को प्रतित्व हो जाता है। ये भी टिंडर का उदाहरण वास्तविक विलयन के कण बहुत छोटे होने की वजह से वास्तविक विलयन प्रकाश के कारण किरणें गुजरने में प्रकाश की किरणों को दिखाई नहीं देता। दौरान गति कोलाइडी विलयन के कण से विभिन्न दशा में टेढ़े मेढ़े व अनियमित गति करते हैं। जिस गति कहते हैं इस कण ने कोलाइडी विलयन में से कोलाइडी कणों के अवक्षेपण की क्रिया उसके कहते हैं। रुधिर एक ऋणात्मक कोलाइडी विलयन जो कि शरीर में चोट के स्थान से जब खून बहता है तो फोरिक क्लोराइड फिटकरी लगाने से खून का बना रुक जाता है। फेरिक क्लोराइड में फेरिक आयन व फिटकरी में एल्यूमिनियम उपस्थित होते हैं। यह धनायन रुधिर के ऋणात्मक कोलाइडी कणों का स्कंदन कर देते हैं। इसमें खून का बहना रुक जाता है। कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण कोलाइडी विलयन का वर्गीकरण बड़ी परीक्षेपण माध्यम और परीक्षेपण अवस्था के आधार पर किया जाता है। साधारण कोलाइडी विलयनों को 8 भागों में विभाजित किया जाता है। द्रव में ठोस कोलाइडी विलयन को सोल कहते हैं और यह परीक्षेपण माध्यम जल कोल बेंजीन है तो कोलाइडी विलयन को क्रमशः हाइड्रोसोल एल्कोसोल या बेंजोसोल कहा जाता है। हमको यहाँ तक पढ़ना है हमको ये 2 पेज पढ़ने ये वाला और ये वाला पेज पढ़ना है तो आज पूरा सेशन खत्म हो जाएगा अपना। यहाँ पढ़ेंगे अपन परीक्षण में परीक्षित माध्यम में कोलाइडी विलयन उदाहरण का माध्यम है। ठोस से ठोस सोले दन डुबकी मोती रंग निकाल ठोस से द्रव्य दिन जल जली पनीर मक्खन जल जली ठोस गैस ठोस देन प्लेस्टोसिन फोरम रबर फॉर्म माना जाता है। द्रव ठोस सोल है सल्फर है नमक जल द्रव पाए से दूध तेल पानी विलयन है। द्रव गैस झाग फेम साबुन झाग फेनिक क्रीम है और गैस ठोस एरोसोल धुआं है। देन गैस द्रव एरोसोल कोहरा धूल बाद कोलाइडो को दैनिक जीवन में महत्व है। दिन कृत्रिम वर्षा दिन बादलों में जल के आवेशन युक्त कण वायु में उपस्थित होते हैं जो कोलाइडी विलयन होते हैं और वर्षा जल के छोटे छोटे कणों के पास आने से उत्पन्न होती है। वर्षा में वायुयान से आवेश युक्त रेत बादलों पर गिराने से जल के कोलाइड का कण आवेशित हो जाते हैं। विष मुक्त हो जाने के कारण जल के छोटे छोटे कण विद्युत प्रतिकर्षण के कारण पास नहीं आ सकते हैं और पास आ जाते हैं और वर्षा के रूप में नीचे गिरने लगते हैं। आकर वायु में उपस्थित होकर अन्य कोलाइड कण प्रकाश से नीले रंग को शो करने सभी रंगों और शुष्क कलर के रंग का प्रकरण करते हैं जिससे आकाश का रंग जहाँ पर मिट्टी की पूजा कर निर्माण करते हैं डेल्टा कहते हैं। मिट्टियों में नदियों में मिट्टी और रेत के कारण कोलाइडी कणों के रूप में दोनों समुद्र विद्युत अपघटी गुले होते हैं उन स्थानों पर जहाँ पर नदियाँ समुद्र से मिलती है। नदियों में उपस्थित मिट्टी और तेल के कारण समुद्र में उपस्थित हो जाते हैं। विद्युत अपघटियों के द्वारा इसका हो जाता था अवक्षेप के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। डेल्टा का निर्माण करते खाद्य पदार्थ दूध पनीर अंडे आइसक्रीम इत्यादि खाद्य पदार्थ कोलाइड के रूप में होने से आसानी से पच जाते हैं। अशुद्ध जल में अशुद्धि कोलाइडी विलयन के रूप में होती है। दूर करने के लिए फिटकरी मिलाते हैं और जिससे कोलाइडी कणों का स्कंदन अर्थात अशुद्धि का अवक्षेप हो जाता है और नुकसान करने भी कर सकते हैं। देन कपड़ों की धुलाई में जैसे साबुन या डिटर्जेंट जेल में घोल कपड़ों की गंदगी धूल आदि के साथ मिलकर उनका स्कंदन कर लेते हैं जो साफ पानी में धुलाने पर बाहर निकल जाता है। एक पेज और पढ़ेंगे उसका थोड़ा सा आधा पेज और पढ़ना है हमको। या पूरा सेशन कंप्लीट हो जाएगा तब हमारे डेली भौतिक रासायनिक परिवर्तन घटनाओं को निम्न भागों में बांटा जाता है। भौतिक परिवर्तन पद्धति से प्रदार्थों की भौतिक परिवर्तन पदार्थों रासायनिक गुणों को परिवर्तन के साथ परिवर्तन का कारण टाइम पुनः मूल पदार्थ में प्राप्त होता है। भौतिक परिवर्तन भौतिक गुणों यथा अवस्था आयतन प्राकृतिक आकार ताप घनत्व रंगन आदि में परिवर्तन होता है। परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः आरंभिक पदार्थ प्राप्त हो जाता है। परिवर्तन ऐसा उत्क्रमण पदार्थ का उदाहरण का चुंबक करना है शक्कर का पानी मिला स्प्रिंग खींचना दबाना विद्युत आयनिक विरोधन रबर को खींचना माना जाता है। धातु की वस्तु को गर्म करके लाल करना दूध क्रीम गलत करना दही से अलग करना धातु सोने का पिघलना है और कांच को टूटना है कांच को फटना है धनों को जलना है मोमबत्ती वितरण है धन गलन वाष्पन संगठन हिमायन आसुन आदि यहाँ पे जिसमें पदार्थों की व्यवस्था के साथ रासायनिक गुण बदल जाता तथा परिवर्तन का कारण आवश्यक नहीं है कि प्रारंभिक अवस्था प्राप्त रासायनिक गुणों की परिवर्तन पदार्थों रासायनिक गुणों संगठन में पूर्णतः विभिन्नता जाती है सामान्यतः पुनः प्रारंभिक पदार्थ नहीं बन पाता। यह परिवर्तन इस होती है और ये नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप याद होते हैं और उदाहरण है कोयले लकड़ी का जलना है दूध से दही जमना है सब्जी का खराब होना है और फिर घटना वगैरह तो यही से ये गोले बना के वो थोड़ा सा अलग से पढ़ना है हमको। और मोमबत्ती का जलना दूध का फटना वगैरह और मोमबत्ती का जलना कच्चे फल का पकना वगैरह शरीर में भोजन का पचना वगैरह भोजन का पकना वगैरह पचना वगैरह भोजन का पकना वगैरह दिन पेट्रोल डीजल आदि ईंधन का जलना वगैरह और यहाँ लोहे पर जंग लगना वगैरह। और यहाँ हमने कहा था कि अदब लपको मत अदब से और गुस्सा और यू है ना। और अंगूर यहाँ पे प्रकाश संचरण में कोयले का हीरे में परिवर्तन धन अंगूर के रस का किण्वन धन दहन किण्वन शोषण धन पानी का जल अपघटन में पटाखों का विस्फोट है मोमबत्ती का जलना भौतिक रस दोनों परिवर्तन में आता है। विराम और गति को आधारित पढ़ना था। यदि किसी वस्तु की
स्थिति के सापेक्ष बदलते रहते तो उसकी गति अवस्था कहलाती है। जैसे चलती ट्रेन को जो बिजली पोल या पटरी के किनारे की सापेक्ष स्थिति बदलती रहती है, समय के साथ स्थिर वस्तु के सापेक्ष स्थिति नहीं बदलता और विरामावस्था कही जाती है। दूरी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय किया गया मार्ग की लंबाई को दूरी कहा जाता है। एक अदिश राशि या सदिश धनात्मक होती है। विस्थापन वस्तु की अंतिम स्थिति या प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एक अदिश राशि सदिश राशि जिसमें परिणाम दिशा दोनों होते हैं। विस्थापन का मान धनात्मक ऋणात्मक शून्य भी हो सकता है। चाल इसको कोई वस्तु इकाई समय में जितनी दूरी तय करती है उसे चाल कहते हैं। चाल एक अदिश राशि इसका एसआई मात्रा प्रति सेकंड डी यानी एमएस माना जाता है। वेग कोई वस्तु इकाई समय में किसी निश्चित दिशा में जितनी दूरी तय करती है यानी जितनी स्थापित है उसे उस वस्तु को का वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि मानी जाती है। इसका एसआई मात्रक प्रति सेकंड होता है और धनात्मक ऋणात्मक शून्य हो सकता है। उस चाल है जब वस्तु भिन्न भिन्न चालों से समान दूरी तय करती है। तो कोई वस्तु किसी दूरी को v1 चाल से तय करती है उसके बाद उतनी ही दूरी v2 चाल से तय करती है तो संपूर्ण यात्रा में ये सूत्र हो जाएगा औसत चाल का। ये था पूरा सेशन। मिलते हैं इसी किसी अगले सेशन में, तब तक लीजिए।